नमस्कार। आज मैं आपको सामाजिक प्रतिमान पढ़ा रही हूँ। सामाजिक प्रतिमान समाज में व्यवहार करने के वे निश्चित एवं प्रमापित तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और साथ ही जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण में मैंने अब तक आपको जनरीतियाँ, लोकाचार, प्रथा, परंपरा आदि के बारे में पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको नैतिकता तथा धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। नैतिकता शब्द कर्तव्य की आंतरिक भावना पर बल देता है, अर्थात इसका संबंध सद और असत, उचित और अनुचित से है। आचार संबंधी नियमों का पालन चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता से संबंधित है। नैतिकता का पालन व्यक्ति इसलिए नहीं करता है कि उसके पूर्वज भी प्राचीन काल से ऐसा करते रहे हैं या उसके आसपास के लोग भी उसका पालन कर रहे हैं, वरन इसलिए करता है कि इसके पीछे न्याय, पवित्रता और सच्चाई के भाव होते हैं। नैतिकता का संबंध व्यक्ति के स्वयं के अच्छे और बुरे महसूस करने पर निर्भर करता है। नैतिकता प्रथा की अपेक्षा आत्म चेतना से अधिक प्रेरित होती है। नैतिकता लोकाचारों के अधिक निकट है क्योंकि उनमें भी उचित अनुचित के भाव होते हैं। नैतिकता जनरीतियों व लोकाचारों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से है। अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म को जन्म देता है। नैतिकता का संबंध धर्म से भी है। प्रत्येक धर्म में हमें नैतिक नियम देखने को मिलते हैं। हम नैतिक नियमों का पालन धार्मिक भय के कारण भी करते हैं, क्योंकि कुछ नैतिक नियमों की उत्पत्ति ईश्वरीय एवं अलौकिक मानी जाती है। इनका पालन न करने का अर्थ है ईश्वर को नाराज करना। ऐसा माना जाता है कि ईश्वरीय शक्ति ही नैतिक सिद्धांतों की पुष्टि एवं उनका पोषण करती है। धार्मिक नियमों का पालन करने पर ईश्वर प्रसन्न होता है और पुरस्कार प्रदान करता है, और उल्लंघन करने पर नाराज होकर दंड देता है। धार्मिक नियमों का उद्देश्य व्यक्ति को पवित्र आचरण करने के लिए प्रोत्साहन देना और उसे सही रास्ते पर ले जाना है। धर्म में स्वर्ग एवं नरक की कल्पना की गई है। इनके भय से भी व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करता है। धार्मिक नियमों का मानना पुण्य है और उससे मुक्ति एवं स्वर्ग प्राप्त होता है, जबकि इनके उल्लंघन कर पाप लगता है। धर्म समाज जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। अब मैं आपको यहाँ पर कानून के बारे में बता रही हूँ। सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली है। कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। डेविस ने कानूनों को दो भागों में बांटा है, प्रथागत कानून और वैधानिक कानून। प्रथागत कानून उन समाजों में पाए जाते हैं जिनमें अपने सामाजिक नियमों को पालन करवाने के लिए विशिष्ट संगठन नहीं होते हैं, जहाँ न तो आधुनिक समाजों की तरह विधान निर्मात्री सभा होती है और न ही कानून, न्यायाधीश, पुलिस, जेल एवं गुप्तचर संस्था। किंतु ऐसे समाजों में प्रचलित नियमों की प्रकृति कानूनों की तरह ही होती है। वहाँ पर भी न्याय के लिए एक परिषद होती है जो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनती है, गवाही लेती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी व्यक्ति को दंड देती है, जो हर्जाने के रूप में या शारीरिक दंड के रूप में हो सकता है।
इस प्रकार के नियमों को प्रथागत कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि वे समुदाय की अमर परंपरा के अंग होते हैं। वैधानिक कानून को औपचारिक रूप से लागू किया जाता है। ऐसे कानून की व्याख्या के लिए वकील होते हैं। उनके उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस एवं जेल की व्यवस्था होती है। उनकी रक्षा तथा निर्णय करने के लिए न्यायालय होता है और ये कानून लिखित एवं पूर्णतः परिभाषित होते हैं। कानून वे नियम हैं जिनके बनाने, लागू करने एवं उनका उल्लंघन करने पर दंड देने की शक्ति समाज के लिए संगठित समूह में होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं। संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। संस्थाएं समाज में कार्य करने की सुनिश्चित विधियों को कहा जाता है, जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है और इसमें अनेक सामाजिक प्रतिमानों का समावेश होता है। परिवार, विवाह, धर्म, सरकार आदि समाज की प्रमुख संस्थाएं हैं। प्रत्येक संस्था में अनेक प्रथाएं, जनरीतियां एवं कानून पाए जाते हैं। परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी एवं शिष्टाचार विशिष्ट प्रकार की लोक रीतियाँ हैं। इनका कोई गूढ़ अर्थ नहीं होता। ये हमारे सामाजिक संबंधों में सरलता उत्पन्न करती है। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का एक परंपरात्मक तरीका है। यह व्यवहार के अपेक्षाकृत एक निश्चित स्वरूप को प्रकट करती है, जिसका किसी एक विशेष परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में सड़क के बाईं ओर तथा अमेरिका में सड़क के दाईं ओर चलना एक परिपाटी है। कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि यह एक पवित्र नियम है या इसके पीछे कोई रहस्यवादी सिद्धांत निहित है। प्रत्येक व्यक्ति इस नियम का पालन इसलिए करता है क्योंकि इसे समाज ने स्वीकार कर लिया है और ऐसा पहले से होता आया है। वह यह भी जानता है कि यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया तो सड़क पर चलना खतरनाक हो सकता है। शिष्टाचार का तात्पर्य किसी कार्य को करने के उचित ढंग से है। समाज में व्यवहार करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक अच्छा तरीका चुन लेते हैं। इस प्रकार एक कार्य को करने में व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं। इनमें प्राथमिकता का क्रम होता है और व्यक्ति सबसे उत्तम तरीके को ही चुनता है। फैशन तथा धुन। मानव सदैव ही पूर्ण स्थायित्व नहीं चाहता। वह नवीनता व भिन्नता के लिए परिवर्तन भी चाहता है। वह प्राचीन आदर्शों का अंधा अनुकरण करता हुआ भी नवीनता व परिवर्तन का प्रेमी है। फैशन आचरण के उन पहलुओं तथा अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है जो प्रथा की पकड़ से अलग होता है। नवीनता एवं अनुरूपता नामक दो विरोधी मनोवैज्ञानिक तत्वों का समन्वय हम फैशन में देख सकते हैं। फैशन को परिभाषित करते हुए मैकाइवर एवं पेज लिखते हैं, फैशन से हमारा तात्पर्य किसी प्रथागत विषय पर समाज स्वीकृत भिन्नता के क्रम से है। फैशन का संबंध मानवीय व्यवहार से संबंधित एक समाज अथवा समूह की पसंद से है। यह समय के साथ परिवर्तित होती रहती है और यह परिवर्तन समाज एवं संस्कृति द्वारा स्वीकृत होता है। धुन। जो बात फैशन के लिए कही गई है वह धुन के लिए भी सही है। धुन भी फैशन ही है, पर यह फैशन से भी अधिक तीव्रता को व्यक्त करती है। धुन का प्रयोग फैशन की तुलना में कम लोगों द्वारा किया जाता है। जब कोई भी नई डिज़ाइन निकलती है तो पहले कुछ लोग ही उसे अपनाते हैं, उसे ही धुन कहते हैं, और यदि इसे अधिक लोग अपनाने लग जाएं तो वह फैशन का रूप धारण कर लेती है। किम्बाल यंग कहते हैं कि अमेरिकन समाज में प्राय धुनें 1 वर्ष से अधिक नहीं चलती हैं। धुन का संबंध पोशाक और साज सज्जा से अधिक है। उच्च वर्ग के लोग इसे सस्ती मनोवृत्ति का सूचक मानते हैं। आधुनिक छात्र समाज में
हम पोषक संबंधित अन्य प्रकार की धुन देख सकते हैं।